हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य विषय क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग पीडियाट्रिक्स के एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़े से हमारे ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आप लोगों के लिए जो हमारे चैनल को ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट का बटन आता है, प्लेलिस्ट आप जरूर क्लिक कीजिए। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स, एमसीक्यूज ये सारे वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का दुगना हो जाता है? तो बच्चे का वेट जो होता है जन्म के समय पे ऑलमोस्ट 2.8 केजी से लेके 3.5 किलो तक ये नॉर्मल वेट होता है। लेकिन क्या पूछा गया है कि कितनी उम्र में ये वजन दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, अगर 2.8 केजी का बेबी है तो 5.6 केजी कब हो जाता है, या फिर 3.5 केजी का है तो 7 केजी कब हो जाता है। ये अपना वेट डबल कर लेगा। बच्चे का वजन बढ़ता जाता है दिन ब दिन, तो कितनी उम्र में ये दुगना हो जाता है इसने पूछा है। इसका सही आंसर है 5 मंथ। ओके, 5 महीने की उम्र में ये वेट डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बच्चे के आकार एवं ऊतकों में वृद्धि क्या कहलाती है? तो बच्चा जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसके मसल मास की ग्रोथ हो रही है, उसके बोन्स की ग्रोथ हो रही है, हर चीज के आकार में वृद्धि होती है, तो इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जन्म के समय एक सामान्य बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? तो अभी अभी मैं आपको बता रही थी 2.5 से 3 केजी कम से कम तो होना ही चाहिए बच्चा। ठीक है, मिनिमम वेट इतना ही आपका होना चाहिए। 2.5 से अगर कम हो जाएगा तो हम उसको LBW बोलते हैं, लो बर्थ वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को फिर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, NICU में रखना पड़ता है, तो काफी उनको दिक्कतें आती हैं। सो 2.5 से 3 केजी तक बच्चे का वजन एवरेज होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 देखिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूछे गए हैं। तो क्रोमोसोम्स आपके कितने होते हैं टर्नर सिंड्रोम में? 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स की संख्या पूछी गई है, पेयर नहीं पूछे गए हैं। अगर पेयर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 22 पेयर्स होते हैं और जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ ही एक एक्स होता है इनके पास। ठीक है, इनका दूसरा सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और 22 पेयर्स मतलब 22 प्लस 22 हो गए 44, और ये सेक्स क्रोमोसोम उसका एक होता है, सो मिलके ये हो जाता है 45। ओके, सो यहाँ पे 45 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बच्चे के कार्य करने के तरीके एवं दक्षता स्किल्स में परिपक्वता आना क्या कहलाता है? तो ये जो उसके जो हम लोग पिछले क्लासेस में भी हमने ये डिस्कस किया है, माइलस्टोन डेवलपमेंट हम इसको बोलते हैं। सो डेवलपमेंट यहाँ पे आपका सही टर्म है कि वो किस तरह से बोल रहा है, देख रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। सोशल डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, ये सारी उसकी दिन ब दिन बेहतर होती चली जाती है। तो इसको हम लोग डेवलपमेंट वर्ड बोलते हैं। डेवलपमेंट है तो ये सही आंसर होगा, और अगर माइलस्टोन डेवलपमेंट लिखा है तो वो भी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है? अब ये 3 गुना अपना वजन बढ़ा लेता है, तो कौन सी एज में ये होता है? ये करीबन 1 साल की उम्र में होता है। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो ये इसका वजन 3 गुना हो जाता है। अगर 2.5 केजी का बच्चा पैदा हुआ है तो 1 साल की उम्र में कम से कम 7.5 केजी का वजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकता है। तो प्लेसेंटल बैरियर होता है प्लेसेंटा में। प्लेसेंटल बैरियर में क्या होता है? बहुत सारी जो हम अपनी हार्मफुल चीजें होती हैं वो उसको पास करके बच्चे तक नहीं जा पाती है ना। तो प्लेसेंटल बैरियर जो होता है वो बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, वो प्रोटेक्शन करता है बच्चों का।
लेकिन एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को पार करके जा सकता है। वो इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? IgG। IgG इसका सही आंसर है। ओके, उसके बाद नंबर 8 देखिए, वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? और ये जब बच्चा दूध पीता है तो उसके शरीर में भी ये ट्रांसफर होता है। सो इसका आंसर है IgA। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बालक में निम्न में से कौन सी फॉन्टानेल सबसे पहले बंद होती है? तो बच्चों में जो फॉन्टानेल्स पाई जाती है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एक एंटीरियर फॉन्टानेल होती है आगे की ओर और पीछे की ओर पोस्टीरियर फॉन्टानेल होती है। तो कौन सी फॉन्टानेल पहले बंद हो जाती है इसने पूछा है। तो ये अपना जो ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रंटल दिया है, ऑसिपिटल दिया है, स्फिनॉइड और मैस्टॉइड दिया है। सो ये जो ऑसिपिटल फॉन्टानेल है, पीछे वाला ये वाला फॉन्टानेल है, पोस्टीरियर फॉन्टानेल या इसको ऑसिपिटल फॉन्टानेल भी बोला जाता है, ये सबसे पहले बंद हो जाता है। ओके, उसके बाद नंबर 10 देखिए, एक बच्चे में अस्थायी दांतों का उद्भव किस क्रम में होता है? तो हम लोगों ने ये दांत पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था, ये वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सो इसका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सी दांत आती है बच्चे में? लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है सबसे पहले, उसके बाद अपर सेंट्रल इंसीजर आता है, फिर लैटरल इंसीजर्स आते हैं, फिर फर्स्ट मोलर आता है और लास्ट में कैनाइन टीथ आता है। ठीक, तो ये ए ऑप्शन आपका सही क्रम है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानव में स्थायी दांतों के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो जो अपनी परमानेंट टीथ होती हैं, ये टेम्पररी टीथ झड़ने के बाद परमानेंट टीथ आती है, तो उसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा दांत आता है? सबसे पहले फर्स्ट मोलर आता है आपका। फर्स्ट मोलर के बाद सेंट्रल और लैटरल इंसीजर्स आते हैं, उसके बाद कैनाइन्स आते हैं और प्रीमोलर्स आते हैं, उसके बाद सेकेंड मोलर आता है और लास्ट में 18 साल के उम्र के अराउंड आपका थर्ड मोलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही क्रम कहाँ पे बताया गया? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक, यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, कुछ आप अपने जो दांत होते हैं, इंसीजर आपका आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से इस तरह का कट होता है, कैनाइन आपका इस तरह का कट होता है, प्री मोलर में आपके कस्प बने होते हैं और मोलर भी उसी तरह का होता है, हल्के कस्प होते हैं। ये आपके च्यूइंग टीथ होते हैं और ये बाइटिंग टीथ होता है, काटना है इससे, और कैनाइन जो होता है वो टीयर करने के लिए होता है, इसको फाड़ने के लिए किसी चीज को आप कैनाइन यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थंब सकिंग के लिए निम्न में से कौन सी थेरेपी उपयोगी है? तो थंब सकिंग में एवर्जन थेरेपी कराई जाती है। एवर्जन थेरेपी करा के आप इसको बच्चे को छुड़वा सकते हो। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थंब सकिंग की वजह से बच्चे में जो दांत उठते हैं, अगर कंटिन्यूसली बच्चा अपने मुंह में अंगूठा दबाए रखे तो उसके दांत की जो शेप है वो सारी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। ओके, तो थंब सकिंग आपको पक्का छुड़वाना चाहिए और इसके लिए एवर्जन थेरेपी यूज करने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? रेस्पिरेशन रेट पूछा है इसने। तो जब बच्चा पैदा होता है उसका रेस्पिरेशन रेट 30 से 60 रहता है पर मिनट। ओके, 30 से 60 बार वो रेस्पिरेशन करता है 1 मिनट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी वैक्सीन IM दी जाती है? कौन सी वैक्सीन IM दी जाती है? हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले क्लास में, हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन पढ़ा था, कैसे कौन सी वैक्सीन कहाँ दी जाती है। सो ऑप्शन सी DPT आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति में टिटैनी रोग हो जाता है? सो टिटैनी में क्या होता है? ऐसे मसल स्पैज्म होते हैं, इस तरह से हाथ और उंगलियां सारी बेंड हो जाती हैं। तो ये टिटैनी किस कंडीशन में पाया जाता है? हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया, अगर कैल्शियम जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट वो कम हो जाए ब्लड में तो वहां पे टिटैनी हो सकता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा फैक्टर बच्चे के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो आपका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। माता पिता के फिनोटाइप, बच्चे का लिंग, गुणसूत्रीय असामान्यता या पिता का व्यवसाय। सो ये जो है आपके फिनोटाइप, सेक्स और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ये बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, लेकिन पिता का जो व्यवसाय है ये प्रभावित नहीं करता है। ओके,
सो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक बच्चे में स्थायी दांतों का उद्भव कब प्रारंभ होता है? कौन सी उम्र में परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं? 6 से 7 वर्ष की उम्र में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? तो जो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं? 6 से 8 महीने में ये शुरू हो जाते हैं आना। टेम्पररी टीथ एक बार गिर जाए उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो नॉर्मल लेंथ बच्चे की 47 से 53 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा कर्निकटेरस का लक्षण नहीं है? उसने पूछा है। तो कर्निकटेरस में क्या होता है? कर्निकटेरस में जो आपके जॉन्डिस का ही एडवांस फॉर्म है। ये जॉन्डिस जब ब्रेन तक पहुंच जाता है, बिलिरुबिन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ब्रेन में चला जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग कर्निकटेरस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। डार्क कलर यूरिन और स्टूल आती है, हाई पिच क्राई रहता है बच्चे में, ओपिस्थोटोनस पोजीशन रहता है, लेकिन डायलेटेड प्यूपिल्स नहीं रहते। ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। ठीक है, नहीं पूछा इसने, तो डायलेटेड प्यूपिल्स नहीं होते हैं बच्चे में। बाकी यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जॉन्डिस में सारा आंख स्किन ये सब येलो हो जाएगा, लेकिन कर्निकटेरस में ये जो बिलिरुबिन है ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ब्रेन के सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि एक गर्भवती माँ मिक्सेडिमा से ग्रसित हो तो उसके अंदर पल रहे शिशु पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो मिक्सेडिमा अगर हो किसी गर्भवती माता को, प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके शिशु पे क्या असर पड़ेगा? उसके शिशु में थायराइड हार्मोन की कमी देखने को मिलेगी। थायराइड हार्मोन की वजह से ये होता है ना, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो थायराइड हार्मोन की कमी बच्चे में भी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो बच्चे में हम लोग बगल में तापमान लेते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, इस तरह से उसके बगल में आप थर्मोमीटर लगा के उसका टेम्परेचर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु नियोनेटल सेप्टिसेमिया का कॉमन कारण नहीं है? तो कॉमन कारण नहीं है इसने पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला और क्लेब्सियला निमोनिया दिया है। इसमें से सैल्मोनेला जो है वो नियोनेटल सेप्टिसेमिया नहीं करता है, बाकी जो 3 हैं वो आपके नियोनेटल सेप्टिसेमिया कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नियोनेटल सेप्टिसेमिया में इंजेक्शन एम्पिसिलिन की डोज क्या होती है? उम्र क्या दिया है? 7 दिन से अगर कम हो बच्चा, तो उम्र 7 दिन से कम अगर हो, वहां पे अगर नियोनेटल सेप्टिसेमिया हो गया हो, तो कितने डोज में आपको एम्पिसिलिन लगाना चाहिए? इसका आंसर होगा 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 12 आवरली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो जितने केजी का बच्चा है, 7 दिन से कम है तो 2.5 या 3 केजी का होगा, तो उसके हिसाब से आपकी डोज कितनी होगी? या तो 100 mg, 2 किलो का तो नहीं होगा, 2.5 या 3 किलो का होगा, तो 150 mg तक आप दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, 12 आवरली मतलब दिन में 2 बार आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नियोनेटल सेप्टिसेमिया में परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रयोग में लेंगे? तो इसमें परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए नॉर्मल सलाइन बोलस दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, नॉर्मल सलाइन बोलस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बच्चे में औषधि की मात्रा निर्धारित करने हेतु कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? तो आपका यंग्स रूल, क्लार्क रूल, फ्राइड रूल, ये सब हमने पढ़ा था, इसलिए तीनों ही यहाँ पे सही आंसर होंगे। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? तो अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? डेक्सामेथासोन लगाना चाहिए। डेक्सामेथासोन से बच्चा स्टेबल रहता है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, किस उम्र पर बच्चे के सिर का आकार एडल्ट के सिर के आकार का 90% हो जाता है? तो ये आपके 2 साल की उम्र तक बच्चे का सिर 90% तक बढ़ जाता है। ठीक है,
तो 2 साल आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, नियोनेटल सेप्टिसेमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे? ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको इंजेक्शन विटामिन के लगाना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मोमीटर एक्सिला में कितने समय तक रखना चाहिए? अब ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने समय तक रखना चाहिए? कम से कम 3 मिनट तक ये रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी 3 मिनट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, कंगारू मदर केयर के क्या क्या फायदे हैं? तो कंगारू मदर केयर की पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो में दी गई है। इस तरह से अगर बच्चे को पकड़ा जाए, जैसे कंगारू अपने पाउच में बच्चे को रखता है ना, उसी तरह से अगर आप बच्चे को इस तरह से पकड़े तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? ये तापमान को बनाए रखता है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी मदद करता है, माँ और शिशु का अपनापन बढ़ाता है। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही आंसर है, तीनों तरह से ये फायदा देता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको पकड़ना है, बेबी को मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखना है, नीचे से बेबी को सपोर्ट देना है, उसके पैरों को फ्रॉग लेग पोजीशन में रखना है और सर को एक साइड टर्न करके आपको बच्चे को होल्ड करना है। ठीक है, ये कंगारू मदर पोजीशन होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सेप्टिसेमिया का सबसे कॉमन एवं कैरेक्टरिस्टिक लक्षण कौन सा है? तो इसमें क्या होगा, सेप्टिसेमिया अगर हो जाए तो सबसे पहले बच्चा दूध पीने के लिए मना कर देगा। ठीक है, सो बच्चे के फीडिंग पैटर्न में नकारात्मक बदलाव आएगा, वो मना कर देगा कि उसको दूध नहीं पीना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शिशु में IM इंजेक्शन लगाने का सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है? सो आई थिंक ये सबको पता है ये कौन सी जगह होती है, आपको थाई में लगाना होता है, एंटीरियर लैटरल थाई। ओके, सो एंटीरियर लैटरल थाई आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वहीं पे मसल मास आपका मैक्सिमम रहता है। तो इस तरह से आपको इंजेक्शन लगाना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका मसल है वास्टस लैटरिस, ये आपका जो मसल है, यहाँ पे ये पोजीशन दिया गया है, इस साइड पे आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए, थाई पे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उसने बोला है, सो कथन हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्रोथ एवं डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। ये सभी ह्यूमन बीइंग विकास का एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, तो सारे इंसान जो है वो एक ही तरह से बड़े होते हैं। उसके बाद है मानव शरीर के विभिन्न ऊतक अलग अलग दर से वृद्धि करते हैं, बिल्कुल। तो डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यूज अलग अलग तरह से बढ़ते हैं, सारे टिश्यू एक तरह नहीं बढ़ते। तो हमारी जो स्किन है वो सबसे ज्यादा उसमें बदलाव आता है, सबसे जल्दी बदलाव आता है। हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, है ना। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ग्रोथ पैटर्न अद्वितीय होता है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अद्वितीय नहीं होता है, सारे जितने भी इंसान है सबका एक ही तरह का ग्रोथ पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा लो बर्थ वेट का सही क्राइटेरिया है? ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया था, 2.5 किलो से अगर कम वजन हो बच्चे का जन्म के समय, तो हम उसको लो बर्थ वेट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? तो ये जो बच्चा है आपका 8 महीने की उम्र में बिना सहारे के बैठ सकता है। माइलस्टोन डेवलपमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा उसमें से डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस उम्र पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू करता है? तो सहारे के साथ कब बैठता है? 5 महीने की उम्र में ही अगर आप उसको बिठा दो तो वो बैठना शुरू करता है। इस तरह से पीछे कुशन देके तकिया वगैरह लगा के आप उसको बिठा सकते हो। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा किस उम्र पर चलना या दौड़ना प्रारंभ कर देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दौड़ना इसने पूछा, आराम से वो चल सकता है, दौड़ सकता है। तो ये 18 महीने 1.5 साल की उम्र तक बच्चा आराम से चलने और दौड़ने लगता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स नवजात शिशु में नहीं पाया जाता? तो नवजात शिशु में पिंसर ग्रास्प रिफ्लेक्स नहीं पाया जाता है। पिंसर ग्रास्प क्या होता है? ये आप अगर अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से, ये 2 ही उंगलियों का इस्तेमाल करके कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको पिंसर ग्रास्प रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये छोटे बच्चों में नहीं हो पाता है, क्योंकि फाइन मोटर डेवलपमेंट इतना उसका सही नहीं आता है। उसके अलावा कौन कौन सा रिफ्लेक्स है जो बच्चों में मिलता है देखने के लिए? देखिए यहाँ पे रूटिंग रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है,
टोनिक नेक रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, ग्रास्प रिफ्लेक्स है और स्टेपिंग रिफ्लेक्स है। ये जो 6 रिफ्लेक्सेस हैं ये आपको नवजात शिशु में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वार्म चेन का तत्व नहीं है? तो वार्म चेन मतलब वार्म जो टेम्परेचर है ये मेंटेन करना है। तो देखते हैं ऑप्शंस। डिलीवरी रूम का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। माँ एवं शिशु के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद स्नान बिल्कुल नहीं कराना है, तो बच्चा ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही है जो आपका नहीं करना चाहिए। उसके बाद और क्या दिया है? मूत्र त्याग के बाद तुरंत बच्चे के कपड़े बदलना, शरीर को पोंछना। तो उसको गीला नहीं रखना है बच्चे को। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है, लेकिन बच्चे को जन्म के बाद तुरंत स्नान नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन में क्या क्या आता है देखिए। जन्म के समय हेड सर्कमफेरेंस एवं चेस्ट सर्कमफेरेंस समान होता है। बिल्कुल नहीं, समान नहीं होता है। उसका सर बड़ा होता है, चेस्ट छोटा होता है। 1 वर्ष की उम्र पर हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस से अधिक हो जाता है। नहीं, ये अधिक नहीं होता है, ये तब जाके सेम होता है 1 वर्ष की उम्र में, है ना। तो 1 वर्ष की उम्र पर हेड सर्कमफेरेंस एवं चेस्ट सर्कमफेरेंस समान होता है। ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। किस उम्र पर एक बच्चा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को इंडेक्स फिंगर एवं अंगूठे के बीच पकड़ना प्रारंभ करता है? इसको ही पिंसर ग्रास्प बोलते हैं। तो ये 9 महीने की उम्र में बच्चे में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी 9 महीने आपके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला बाइफिडस फैक्टर किस बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक है? तो ब्रेस्ट मिल्क में बाइफिडस फैक्टर होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन के जो हैप्पी बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो उसमें लैक्टोबैसिलाई होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय कब होता है? कब आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए? तो बच्चा जब 1 से 2 साल की उम्र का हो जाए उसके बाद आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए। ठीक है, जन्म के 1 से 2 साल बाद आप इसको कराइए और बड़ा होते होते वो उसका जो वहाँ पे टिश्यू है सर्जरी जहाँ पे हुई है तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट आप लोगों ने देखा होगा, ये क्लेफ्ट लिप है और ऊपर अगर उसकी पैलेट भी इसी तरह से कटी हुई हो तो उसको हम लोग क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से क्वाशियरकर के 3 प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो 3 प्रमुख लक्षण क्या आएंगे? क्वाशियरकर में मेनली वृद्धि में रुकावट हो जाती है, मानसिक परिवर्तन हो जाता है और सूजन आ जाती है। सूजन देखने को मिलती है, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो क्वाशियरकर का जो बच्चा होता है उसमें सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बीसीजी का टीका किस प्रकार का है? बीसीजी लाइव या किल्ड वैक्सीन कौन सी है वो पूछ रहा है। तो ये लाइव वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जीवित टीका होता है ये। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी अगर कम हो तो बच्चे में रिकेट्स देखने को मिलता है। ऑप्शन ए रिकेट्स आपका सही आंसर। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होता है, बोन्स उसकी वीक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। एक बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम कितना होता है? बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम बच्चे के वजन का 3% ही होता है। तो उतना ही वॉल्यूम उसके आमाशय का होता है, 3%। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था दिसंबर 1995 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। लीड पॉइजनिंग का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? लीड पॉइजनिंग अगर हो तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन डी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का पोस्चर क्या रहता है? तो नवजात शिशु जो होता है वो हमेशा फ्लेक्स्ड पोस्चर में रहता है। फ्लेक्स्ड, ओके, ये उसकी पोस्चर होती है बच्चे की, इसी तरह से वो रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो दूसरे दिन आपको दिखाई देगा। अगर बच्चे में है
तो दूसरे दिन आपको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सॉल्क टाइप पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? सॉल्क टाइप पोलियो वैक्सीन जो होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आपकी किल्ड वैक्सीन है, ओके। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 2.8 kg है तथा 5 महीने की उम्र पे उसका वजन कितना हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था 5 महीने में उसका वजन डबल हो जाता है। 2.8 kg का अगर बच्चा है तो उसका वजन 5.6 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 2.8 किलो है तो सामान्य दर से वृद्धि करने पर कितनी उम्र पर उसका वजन 8.5 किलो हो जाएगा? तो 8.5 किलो आपका क्या है? ये ऑलमोस्ट 3 गुना वजन है 2.8 का। 2.8 इंटू अगर आप करेंगे 3 तो ये ऑलमोस्ट आपका 8.5 तो नहीं, 2.8 इंटू 3 हम लोग करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2.8 इंटू 3, 3 8 से 24, 4 इधर आ गया 2, 3 2 से 6, 7 8, ठीक है। तो 8.4 kg आ रहा है। अगर बच्चे का वजन 8.5 kg है तो ये कितने साल में ये 3 गुना हो जाता है? 1 साल की उम्र में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, उसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितने गुना वो बताया है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर चूज करना है। 3 गुना ये दिखा रहा है वजन, इसलिए 1 साल की उम्र पे ये 3 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का 4 गुना हो जाता है? 4 गुना आपका 2 साल की उम्र पे होता है, ठीक है। 2 साल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जन्म के समय नवजात का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है? हेड सर्कमफेरेंस जब आप मेजर करते हैं नवजात शिशु का तो कितना आएगा? 33 से 37 सेंटीमीटर आता है, ओके। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, 33 से 37 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, जन्म के बाद नवजात शिशु में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? देखते हैं यहाँ पे, फोरामेन ओवल का बंद होना, डक्टस वेनोसस का बंद होना, पल्मोनरी आर्टरी इसकी बंद नहीं होती है, ये खुली रहती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी बंद नहीं होगी। फोरामेन ओवल, डक्टस वेनोसस और फीटल शंट ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा हाइपोथर्मिया का लक्षण नहीं है? देखते हैं ऑप्शंस, पुअर फीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पेरिफेरल परफ्यूजन का बढ़ जाना और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे पेरिफेरल परफ्यूजन का बढ़ जाना हाइपोथर्मिया का लक्षण नहीं है, ठीक है। बाकी पुअर फीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये सब हाइपोथर्मिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस उम्र पर बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? बिना सहारे के कब खड़ा हो सकता है? 12 महीने की उम्र में, ठीक। 9 महीने में सहारे के साथ खड़ा होने लगता है। 62 नंबर क्वेश्चन, क्वाशियरकर से ग्रसित बच्चे में निम्न में से कौन सा मानसिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? ऑप्शंस देखिए, इरिटेबिलिटी, एपैथी, हाइपर एक्टिव और लेथर्जिक। नहीं पूछा है इसने, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा हाइपर एक्टिव। बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होता है, बाकी वो उसकी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो खसरा जो होता है आपका, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज होता है। 10 से 14 दिन में ये बीमारी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एपगर स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह नहीं मापा जाता है? तो एपगर स्कोर हम लोगों ने पढ़ा था, पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें आपका ताप क्रम नहीं आता है, उसका कलर रहता है, रेस्पिरेशन रहता है और हृदय पल्स रेट उसकी रहती है, लेकिन ताप क्रम, टेम्परेचर इसमें नहीं आता है एपगर स्कोर में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? आपके ऑप्शंस में है खसरा, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी और चिकन पॉक्स। हेपेटाइटिस बी आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलती, ये खून के कांटेक्ट से फैलती है, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड अगर कांटेक्ट हो जाए तो हेपेटाइटिस बी आपको होगा। बाकी खसरा, डिप्थेरिया और चिकन पॉक्स ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा लक्षण सीवियर डायरिया का है? सीवियर डायरिया में क्या होगा? हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं, बर्निंग स्टूल, मेलिना,
डिप्रेस्ड फॉन्टानेल, नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी, नॉर्मल तो नहीं देखिए डिप्रेस्ड फॉन्टानेल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जो ऊपर एंटीरियर फॉन्टानेल जब आप उसको टच करोगे तो वो आपको डिप्रेस्ड मिलेगी। सीवियर डायरिया में बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो उसमें आपको फॉन्टानेल डिप्रेस्ड मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ओम्फेलोसील, ओम्फेलोसील क्या होता है? अम्बिलिकल हर्निया को ओम्फेलोसील बोला जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, अम्बिलिकल रीजन में हर्निया अगर हो जाए, बाहर कुछ अंदर का कुछ टिश्यू अगर बाहर आने लगे तो उसको हम लोग ओम्फेलोसील बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से रेडिएंट वार्मर का कौन सा कार्य नहीं है, इसने पूछा है। तो क्या क्या कार्य नहीं है देखते हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखना, ये तो कार्य है। यह इंसेंसिबल वाटर लॉस को कम करता है, ये उपापचयी दर को बढ़ाता है, यह इंसेंसिबल वाटर लॉस को बढ़ाता है, ठीक है। सो इंसेंसिबल वाटर लॉस को ये बढ़ाता है, ये कम नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, इसने नहीं पूछा है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, जन्म के समय चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है? सो चेस्ट सर्कमफेरेंस बच्चे का कितना होगा? 30 से 32 सेंटीमीटर, ओके, 30 से 32 सेंटीमीटर। हेड सर्कमफेरेंस 33 से 35 सेंटीमीटर रहता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस कम रहता है, 30 से 32 सेंटीमीटर रहता है, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जन्म के बाद हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस कम होता है, और 1 साल की उम्र में जाके ये दोनों सर्कमफेरेंस सेम होते हैं, ओके। हेड और चेस्ट का साइज सेम हो जाता है। 1 साल के बाद चेस्ट बढ़ने लगती है, हेड छोटा रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? एक 9 महीने का बच्चा सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, ओके। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रॉमिसिंग उपचार क्या है? थैलेसीमिया अगर है किसी को तो वहां पे आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ही वो सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होगी? डोज कितना देना है आपको? 350 माइक्रोग्राम की डोज रहती है डेली, ओके। सो 350 माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक बच्चा जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या नहीं करने के लिए कहेगी? तो क्या क्या करना है? बार बार हाथ धोना है, कंजक्टिवाइटिस है, इन्फेक्टिव भी है तो बार बार हाथ धोना चाहिए, डॉक्टर के बताए अनुसार आंख धोना चाहिए, बच्चे के तौलिया में वॉश क्लॉथ को स्वयं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये इसने करना चाहिए लिखा है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर के बताए अनुसार आंख में दवा डालनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे? अगर एनीमिया है, एनीमिया मतलब उसको खून की कमी है, खून की कमी है तो उसमें अनार, सेब और हरी पत्तेदार सब्जी आपको शामिल करनी है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट उसका ज्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वाशियरकर में सूजन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो एल्बुमिन की कमी के कारण यहाँ पे एडिमा हो जाती है, एल्बुमिन की कमी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 1 साल की उम्र के बाद कितने कितने अंतराल पे बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए? तो 6 महीने के अंतराल में आपको विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? तो ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपको स्टोर करना है खसरे का टीका। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्न में से कौन सा समूह डिप्थेरिया के लक्षणों को प्रदर्शित करता है? तो डिप्थेरिया में सोर थ्रोट रहता है, डिस्पेजिया रहता है और हल्का बुखार रहता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सेरिब्रल पाल्सी का सबसे कॉमन कारण क्या है? सेरिब्रल पाल्सी आपके नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज की वजह से होता है। अगर धीरे धीरे उसका ब्रेन डैमेज हो रहा हो, नॉन प्रोग्रेसिव हो, ब्रेन डैमेज हो रहा हो, तो वहां पे सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोथेरेपी में आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, नीले रंग का प्रकाश यूज किया जाता है, ओके। नीला आपका सही आंसर है। ये आपकी फोटोथेरेपी की मशीन है, तो यहाँ से ब्लू लाइट बच्चे पे पड़ रही है,
तो फोटोथेरेपी नॉर्मली किसमें दिया जाता है, जॉन्डिस में दिया जाता है। अगर जॉन्डिस हो जाए बच्चे को, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो उसको फोटोथेरेपी कराया जाता है। ओके, नीला कलर का लाइट यहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? ये 3 वर्ष के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड नहीं है? लाइव एटेन्यूएटेड नहीं है मतलब किल्ड है, तो कौन सा वैक्सीन है ये? हेपेटाइटिस बी, ये किल्ड वैक्सीन होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग को रोकने के लिए बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मैरस्मस में प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो मैरस्मस में आपके ऊर्जा की कमी होती है। ऑप्शन बी ऊर्जा आपका सही आंसर है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन ये है ना। तो प्रोटीन की कमी आपको क्वाशियरकर में देखने को मिलेगी और एनर्जी की कमी आपको मैरस्मस में देखने को मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ओरल पोलियो वैक्सीन आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ओके, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? तो कहाँ डालनी चाहिए दवाई? अगर वो ओरल मेडिसिन दे रही है तो जीभ के पिछले भाग में ये डालनी चाहिए। ठीक, इधर उधर अगर जाएगा तो हो सकता है बच्चा ना निगल पाए, तो जीभ के पिछले भाग में आपको ओरल मेडिसिन देना है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बच्चों में सबसे कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर कौन सा होता है? तो विल्म्स ट्यूमर इसको बोलते हैं। एब्डोमेन में अगर बच्चों में ट्यूमर हो तो नॉर्मली विल्म्स ट्यूमर उनको होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? तो कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ढूंढना है। डीपीटी आईएम दिया जाता है, सही है। हेपेटाइटिस बी, ये भी आईएम दिया जाता है। मीजल्स सबक्यूटेनियस दिया जाता है, लेकिन बीसीजी आपका आईएम नहीं दिया जाता है। ओके, तो ये आपका जो है बीसीजी, ये ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान एक बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए? तो बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखना चाहिए और विथ स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नेक। ठीक है, नेक हल्का सा पीछे की ओर आपको एक्सटेंशन करना है। सुपाइन पोजीशन में रख के आपको सीपीआर देना है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, टेट्रालोजी ऑफ फैलोट से ग्रसित बच्चे का हृदय किस आकार का होता है? तो इसका आंसर आपको फिगर में दिख गया होगा, बूट शेप का ये होता है। ठीक है, तो बच्चे में जो आपके हार्ट की शेप होती है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, जूते की तरह ये दिखती है, बूट की तरह। ओके, टेट्रालोजी ऑफ फैलोट, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है? तो आपके 3 साल का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, 36 महीने, मंथ या 3 साल हम इसको बोल सकते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए, एक शिशु में स्किन टर्गर पता करने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? कहाँ पे आपको स्किन टर्गर टेस्ट करना चाहिए? उदर में। ठीक है, एब्डोमेन रीजन में आपको ये टेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, खसरे का टीका लगाने के कितने दिनों बाद बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है? खसरे का टीकाकरण करने के 11वें अथवा 12वें दिन जाके उसमें इम्यूनिटी डेवलप करती है। ओके, तो 11वां या 12वां दिन, ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, एक बच्चे का चेहरा, एक हाथ और एक पैर जला हुआ है, तो उसमें बर्न परसेंटेज क्या होगा? बर्न परसेंटेज इसने पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डायग्राम दिया गया है बच्चे में इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर चेहरा जला हो 18% आता है, एक एक हाथ में 9% आता है, 2 पैरों में 14% आता है, और जो मिड बॉडी है उसकी सामने का जला हो तो 18%, पीछे का जला हो तो 18%। तो यहाँ पे देखिए चेहरा जला हुआ है तो 18 हम लोग ले लेंगे, एक हाथ जला हुआ है 9 और एक पैर जला हुआ है, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 14, एक पैर का 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग कैलकुलेट करिए। 8 + 9 हो गया 17 + 4, 17 + 4 कितना होगा? 21। ओके, 1 इधर आ जाएगा 2, सो 2 3 4 41 ऑलमोस्ट ये आ रहा है।
तो इसका नियरेस्ट हम लोग ले लेंगे 36% आपका सही आंसर होगा। ओके, 36%। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक क्या होता है? ये उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम वजन का होता है बच्चा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा। उसका वजन जब कम होने लगे अचानक से तो पता चल जाता है कि उसमें PEM डेवलप कर रहा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हम इसको हिंदी में बोलते हैं PEM। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, BCG का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था, बैसिलाई कार्लमेट गुएरिन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है, इसने पूछा है। तो मानव शरीर में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आपको नहीं मिलेगा प्रमुख तौर पे? IgC आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पेंटावेलेंट टीके की कुल कितनी डोज लगाई जाती है? तो पेंटावेलेंट टीके की कुल 3 डोज लगाई जाती है। ये मैंने आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी बताया था, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, पेंटावेलेंट का प्रथम टीका कब लगाया जाता है? तो 6 सप्ताह में 6 वीक्स में पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक प्री टर्म बेबी में सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि प्री टर्म बेबी में क्या होता है, उसका लंग सही से डेवलप नहीं किया होता है ना, तो उसमें एटेलेक्टेसिस देखने को मिल सकता है। एटेलेक्टेसिस क्या होती है? अगर लंग टिश्यू कोलैप्स हो जाए बच्चे का, ठीक है, तो इसको हम लोग एटेलेक्टेसिस कहते हैं। क्यों ये होता है? ये सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होता है। सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, सर्फेक्टेंट की कमी। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस यहाँ पे एंड हो गए हैं। इसके बाद बारी है ऑडियंस क्वेश्चन लेने की और ऑडियंस रिव्यूज लेने की। सो आइए देखते हैं हमारे सबसे पहले ऑडियंस कौन है जिनका क्वेश्चन आया है आज। सो सबसे पहले हैं रूपाली पटेल जी। तो इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा वीडियो है, इनको हमारी वीडियो काफी पसंद आई है। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ये कमेंट भी करते रहते हैं, सवाल भी पूछते हैं। तो थैंक यू सो मच रूपाली जी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। और इन्होंने लिखा है कि मैम परिवार नियोजन पर एक वीडियो बना देना। तो MCQs हम लोग जरूर शेयर करेंगे आपसे परिवार नियोजन के ऊपर भी। परिवार नियोजन आपका उसमें आ जाता है, प्रसूति विज्ञान में आता है, तो उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, तो ये प्रिपेयर करिएगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हम बना के डालें इसके MCQs की। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कौन है। नेक्स्ट है हमारे किटकैट 604। इन्होंने सवाल पूछा है कि स्तन्य शोषक रस कौन सा होता है। तो स्तन्य शोषक रस के बारे में बताने से पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि स्तन्य वर्धक रस कौन सा होता है, ठीक है, तो तब जाके आप स्तन्य शोषक आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक श्लोक है चरक संहिता से आया हुआ, क्षीर जननानि तु मद्यानि सिधु वर्ज्यानि ग्राम्य आनुपौदकानि च शाक धान्य मांसानि द्रव मधुर अम्ल लवण भूयिष्ठश्च आहारः। ठीक है, तो ये जो मधुर अम्ल और लवण रस वाले जो आहार होते हैं ये क्षीर जनन करते हैं या फिर स्तन्य की वृद्धि करते हैं। ओके, तो इसके ऑपोजिट जो रस हैं, तो ये जो मधुर अम्ल और लवण वाले हैं ये सारे कफवर्धक हैं, और इसके ऑपोजिट जो है कटु तिक्त और कषाय। ठीक, तो कटु तिक्त और कषाय ये वातवर्धक रस होते हैं, और अगर आप इनका सेवन ज्यादा मात्रा में करें तो ये स्तन्य का शोषण भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और वैसे कोई पर्टिकुलर रस स्तन्य शोषक होता है करके कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद इन्होंने सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है वो है प्रथम प्रजाता और बहु प्रजाता में प्रसव काल की अवधि कितनी होती है। सो प्रथम प्रजाता का मतलब क्या होता है, ये होता है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा जो होता है उसमें जो है कि फर्स्ट बेबी किसी को होने वाला पहला बच्चा हो तो हम उसको प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। और बहु प्रजाता कौन होता है, मल्टीपैरा।
मल्टीपैरा में क्या होता है, वो पहले से ही 1-2 बच्चे उसके हैं और ये तीसरा या चौथा बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तो इसको हम लोग मल्टीपैरा बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रसव काल। प्रसव काल यानी लेबर, जो उसका पेन स्टार्ट होता है तब से बेबी पैदा होने तक, यानी पूरा उसका डिलीवरी होने तक जो पीरियड होता है उसको प्रसव काल बोला जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइम्स आते हैं, तो हम लोग स्टेज वाइज भी आपको बता देते हैं और टोटल भी आपको बता देंगे। लेबर में आप सबको पता है कि 3 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो आपका प्राइमी ग्रेविडा होता है, प्राइमी ग्रेविडा में कम से कम 12 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स के फुल डायलेशन तक हम लोग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, और इसमें 12 घंटे लगते हैं प्राइमी ग्रेविडा में। अगर मल्टी ग्रेविडा हो तो वहां पे मिनिमम 6 घंटे लगते हैं। ओके, उसके बाद शुरू होता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स डायलेशन से लेके बेबी के बाहर आने तक जितना टाइम लगे हम उसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं। प्राइमी ग्रेविडा में ये करीबन 2 घंटे का समय लेता है और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये टाइमिंग ये भी पूछी जाती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज के हिसाब से भी पूछी जाती है और टोटल भी टाइमिंग पूछी जाती है। सो यहाँ पे मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स का टाइम लगता है सेकेंड स्टेज में। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जिसमें कि सिर्फ प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, जो प्लेसेंटा उसके अंदर है वो निकलता है। ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, तो करीबन 15 मिनट का समय यहाँ पे दिया गया है, दोनों में ही ये 15 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज वाइज। उसके बाद हम लोग अगर टोटल पे देखें, जो कि इन्होंने पूछा है, प्रथम प्रजाता प्राइमी ग्रेविडा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 से 18 घंटे तक का वक्त लगता है, या फिर 12 से 24 घंटे तक भी आप अगर ऑप्शन में हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, 12 से 24 घंटे तक का टाइम लगता है प्राइमी ग्रेविडा में, और मल्टी ग्रेविडा अगर हो तो उसमें 6 से 8 घंटे का समय लगता है आपके लेबर होने में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इन्होंने पूछा था, और आई होप आप सबको भी इसकी जानकारी मिली होगी। ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा और हमारे सभी ऑडियंस को इसका आंसर भी पता चल गया। उसके बाद देखते हैं और क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है, थैंक्स मैम डाउट क्लियर करने के लिए। इनका असली नाम है वैशाली चौहान। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना असली नाम बताइए। वैशाली चौहान डिस्ट्रिक्ट बहराइच से ये हैं, यूपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यभिषक परिवार में, और आप भी हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और हमें अपने डाउट्स जरूर पूछिए, हम इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए इन्होंने ये पूछा है कि मैम आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं क्या? तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे अपनी क्लास वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, जो कि हमारे सिलेबस वाइज हो, या फिर बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं पढ़ाती हूँ। और एक्चुअली मैं यूपी में एक कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, तो वहां पे मैं बीएमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस मेरी और इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। तो हम लोग आगे देखेंगे, अगर सुविधा होगी तो हम लोग क्लासेस भी शुरू कराएंगे, जिसमें आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने लिखा है, वेरी हेल्पफुल क्लास मैम। आपको अच्छा लगा, आपको मदद मिल रही है एग्जाम में, आप लोग अच्छा करें, यही हम लोग चाहते हैं, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा दिया जाए। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। इसी के साथ ही हमारे ऑडियंस क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं और हमारी आज की क्लास जो है वो भी खत्म करने का टाइम आ गया है। ओके, आप लोग ये सारे नोट्स अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। 1-2 दिन में ही आप लोगों का एग्जाम भी है, जो हमारा आयुर्वेदिक जीएनएम के पोस्ट निकले हुए थे तो उसका एग्जाम है। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हमारे जितने भी बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग देख रहे हैं वीडियोस, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप लोग भी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम आपको देने हैं। बीएमएस के बाद एमओ का एग्जाम है, लेक्चरशिप का एग्जाम आपको देना है,
AIPGT का एग्जाम देना है, बहुत बच्चे PG करना चाहते होंगे, तो उस सब के लिए भी आपको इसमें से प्रिपरेशन करने के लिए मदद मिल जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।